हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम बीपीएससी 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्या नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है? पहला तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। या फिर परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। क्या समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में जो है क्या आइसोटोप्स का यूज होता है? या ई ऑप्शन है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑब्वियस सी बात मैंने बोला था कि पहला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि नाभिक के जो परमाणु के नाभिक में जो है केवल प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में P+N, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन सामूहिक रूप से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अतः परमाणु जो है विद्युत रूप से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। पॉजिटिव निगेटिव बराबर हो जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है। मतलब कपास के जो कपास से बनने वाले कपड़े हैं उनको क्या हम गर्मी में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह नमी अवशोषित करता है इसलिए। या फिर सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। या फिर एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, यह कपास से तैयार होता है। अब कृत्रिम रेशम है तो कपास से कहाँ तैयार हो जाएगा, यहीं से क्लियर हो जाता है, लेकिन रेशम की भांति चमकता है, ये हो सकता है। बट टेफ्लॉन का उपयोग हम नॉन स्टिक रसोई के लिए, जो आजकल पैन वगैरह आता है तो उसमें ब्लैक कलर का जो पेंटेड रहता है उसको नॉन स्टिक हम पैन बोलते हैं कि इसमें चिपक नहीं रहा है। तो क्या उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है? या ऑप्शन ई, इसमें से गलत क्या है? आपको नोटिस क्वेश्चन पे बहुत ज़रूरी अच्छे से करना है, बहुत ज़रूरी है ये कि गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें यही गलत ऑप्शन है। क्योंकि कृत्रिम रेशम जो है, कृत्रिम रेशम को हम रेयान कहते हैं, और रेयान एक प्रकार का जो है थर्मोप्लास्टिक रेशम होता है, और ये पॉलीएमाइड द्वारा, ठीक है, इसमें अमीनो ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप होता है, इसके द्वारा ये बनाया जाता है। और वे रेशे जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशे। तो ये कपास से नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछा है। क्या इनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है? क्या उनकी कठोरता समान होती है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। उनकी विद्युत चालकता समान होती है? वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं? इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ई। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में एक भी कथन जो है सत्य नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट और हीरे की क्रिस्टल संरचना अलग अलग होती है, पहली बात। हाँ, एक चीज़ अगर लिखता है इसमें कि ये दोनों कार्बन के ही अप्रूप है, तो हाँ ये दोनों कार्बन के ही अप्रूप है, पर ये भी नहीं लिखा है। ग्रेफाइट और हीरे की कठोरता समान नहीं होती है। हीरा ठोस है जबकि ग्रेफाइट मुलायम है। अरे जो पेंसिल के अंदर ब्लैक कलर का होता है वही तो ग्रेफाइट है, अब वो हीरा जितना कठोर तो है नहीं। ग्रेफाइट और हीरे की जो विद्युत चालकता है वो भी समान नहीं होती है। हीरा ऊष्मा का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हीट जो है फ्लो कर सकता है, हीट। ग्रेफाइट और हीरा एक समान रासायनिक प्रक्रिया से नहीं गुजरते। हीरे का घनत्व 3.52 है, जबकि ग्रेफाइट का घनत्व इससे बहुत कम है, 2.2 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है? मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कौन सा है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो आपका लिक्विफाइड जो है पेट्रोलियम गैस होता है इसके मेन घटक जो है ब्यूटेन और प्रोपेन, मतलब दो ऑप्शन है। आप याद रखिएगा, बीपी से एलपीजी बनता है, ठीक है, बीपी से क्या बनता है, एलपीजी बनता है। तो बीपी से एलपीजी यानी ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर के जो है एलपीजी बनता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह आसानी से तरलीकृत, अत्यधिक ज्वलनशील और रंगहीन होते हैं। यह घरेलू गैस के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारा एलपीजी गैस जिस पे हम खाना बनाते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों पानी जो है मिट्टी से जड़ों में, मतलब पौधे की जड़ में जिस प्रक्रिया से जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विसरण बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन तो वो होता है जब ऊपर पत्तियों में जाता है वो, या अवशोषण होता है, या फिर परागण होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराशरण, ऑस्मोसिस। यानी पानी जो है मिट्टी से जड़ों में पराशरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जो है गुजरता है। जब दो भिन्न सांद्रता मतलब कंसिस्टेंसी जो है वाले विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला जो मिश्रण होता है वो हमारा क्या होता है, पराशरण कहलाता है। ठीक है। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि पेड़ रात के समय में क्या करते हैं, खाना नहीं बनाते हैं। वो भी तो सांस लेंगे, हम लोग तो दिन भर सांस लेते हैं, रात भर भी सांस लेते हैं, पर पौधे केवल दिन में खाना बनाते हैं और रात में क्या करते हैं, सांस लेंगे। तो रात में जब सांस लेते हैं दोनों प्रक्रिया होती है, पर रात में खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मुक्त होता है। और रात में सांस लेने की प्रक्रिया होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल रहा है तो हमें पेड़ के नीचे सोना क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। ये चीज़ है। कीटबच्ची पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीटबच्ची पौधों की जो है नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं, क्योंकि इनको जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन की आवश्यकता ये जो है किससे पूरी करते हैं, ये जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनको खा लेते हैं। उनके ऊपर एक स्टिकी इस टाइप का आपने पढ़ा होगा, जो घटपड़ी पौधा की यहाँ पे कुछ स्टिकी स्टिकी लगा रहता है, कोई कीड़ा आता है यहाँ पे आके चिपक जाता है और इसका ढक्कन बंद हो जाता है। अब वो गया गुफा में, उसके बाद से वो उसको खा पी के अपना नाइट्रोजन का जितना रिक्वायरमेंट है पूरा कर लेगा। भले ये ऐसे जगह उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन कम है, तो नाइट्रोजन की कमी ये इस तरह से पूरी करते हैं। ठीक है। ये पौधे पड़हरित, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, सॉरी क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जिस मिट्टी में ये रहते हैं वहाँ नाइट्रोजन नहीं रहता, और उस कमी को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, कीटों को पकड़ लेते हैं और उनका पूर्ण रूप से पाचन कर लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। ड्रोसिरा, ठीक है, ड्रोसिरा की जो पत्ती होती है उस पर ग्रंथिल स्पर्शक से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, वही जो अभी मैंने बताया उस टाइप से। ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, कीटों से अपना नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे का तना पौधे के सभी भागों में भोजन वितरित करने में तथा किस काम में सहायता करता है। भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में। अब देखिए, पौधे का तना आकार देने में तो यूज होता ही है, भोजन का भंडारण भी करता है, श्वसन भी करता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। देखिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। पौधे का जो तना है पौधे के सभी भागों में भोजन वितरित करने में, क्योंकि इसी के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से, तने से ही होकर पत्तियों में जाता है ना भोजन। जड़ से लेगा, पानी लेगा, खनिज मटेरियल लेगा, ये सब तने से होकर ही जाएगा। वितरित करने में, मूल से पत्तियों तक परिवहन करने में हेल्प करता है। और इस काम में फ्लोएम और जाइलम, ये जो दो टिश्यू होते हैं जो कि खाना पानी पहुंचाने का काम करते हैं। एक याद रखिएगा, देखिए, जौ से जाइलम, जौ से जल, ये तो अब याद रखिएगा। और फ से फ्लोएम, फ से फल, फ से फ्लोएम, सॉरी, फ से फूड, और फ से फ्लोएम, ये याद रखिएगा। यानी पौधों में कौन सा टिश्यू खाना पहुंचाता है, कौन सा टिश्यू फूड पहुंचाता है तो फ्लोएम, और कौन सा जल पहुंचाता है जाइलम। ट्रिकी चीज़ थोड़ा सा ऐसे आपको हमेशा याद रखेगा रहेगा। तनाव विशेष परिस्थितियों में भोजन के भंडारण, जैसे आलू आप देखेंगे तो आलू तने का ही रूपांतरित रूप है, हल्दी भी तने का ही रूपांतरित रूप है, तो उस तरह से वो भंडारण कर लिया स्टार्च को। और प्रकाश संश्लेषण नाकफनी में तथा वात रंध्रों में काष्ठी तने से ही होता है। रंध्रों यानी कि साकी तने में रंध्रों द्वारा श्वसन की क्रिया में गैसीय विनिमय, मतलब कि पत्ती में जो छेद होते हैं वो उसी को हम रंध्र बोल रहे हैं। तो गैसीय विनिमय में सहायक होने के साथ साथ पौधे को सहारा भी देता है। अब अगर तना न रहे मजबूत तो वो क्या हो जाएगा, बेल के समान हो जाएगा पेड़ हमारा, इस तरह से। आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे ज़मीन पे रेंगते हुए पौधे पाए जाते हैं आपको, लताएं जिनको हम बोलते हैं, तो उसमें तना नहीं रहता, तो वो उस पौधे को क्या है, एक स्टैंड सहारा नहीं दे पाता है, आकार भी नहीं दे पाता है। तो इस तरह से हमारे ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि क्या चीज़ चाहिए होता है कि हम ब्लड डोनेट कर पाएँ, उसमें भी संगत होना चाहिए, तो RH फैक्टर। ठीक है। तो ट्रांसफ्यूजन में केवल ब्लड ही नहीं जबकि RH फैक्टर भी सेम होना चाहिए। RH प्रतिजन की खोज जो है सबसे पहले कार्ल लैंड स्टीनर ने दी थी और वीनर द्वारा
वर्ष 1940 में रीसस बंदरों के रुधिर में, उनके ब्लड में इसकी खोज की गई थी RH फैक्टर की। इसको हम बोलते हैं, RH फैक्टर का फुल फॉर्म हो जाता है रीसस प्रतिजन, ठीक है, क्योंकि रीसस बंदरों पर ही ये रिसर्च किया गया था, उसीलिए इसका नाम इस तरह से है, ठीक है। यानी कि हम ब्लड अगर डोनेट कर रहे हैं तो उसमें हमारा ब्लड के साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, RH फैक्टर भी होना चाहिए सेम। तब अब पूछ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये कहाँ स्थित होती है? तो सबको पता है ये मस्तिष्क में स्थित होती है, ब्रेन में। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ है, ठीक है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्फिनाइड अस्थि की सैला टर्सिका नामक गुहा में इस तरह से होता है, उसमें स्थित रहती है, ठीक है। ये डाइएनसिफेलॉन की अधर दीवार हाइपोथैलेमस से छूटे एक, यहाँ हाइपोथैलेमस नीचे जहाँ पे थायराइड ग्रंथि स्टार्ट होती है, से एक यहाँ से थायरॉक्सिन स्टार्ट होती है यहाँ पे, इससे एक छोटे से डंडी से जुड़ी रहती है, ठीक है, जो इन्फंडिबुलम कहलाता है। इसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, इसलिए इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। यह अधिकतर अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है, ठीक है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए हम किस प्रकार की वेव का प्रयोग करते हैं, मतलब एक्स किरण का, सूक्ष्म तरंग का, पराबैंगनी का, पराध्वनि का। तो अल्ट्रासाउंड वेव का हम प्रयोग करते हैं, यानी गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए हम पराध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब, मतलब अंतर के अंगों का इमेज निकाल लेता है, और जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि गर्भ में जो भ्रूण की क्या स्थिति है। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त, मतलब कि सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है इसमें से? तो ऑब्वियस सी बात हम जानते हैं कि ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। ए बी हमारा जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि इसमें आरबीसी की सतह पर दोनों प्रतिजन पाए जाए, दोनों एंटीबॉडी होती है, ए भी होता है बी भी होता है, जबकि प्लाज्मा में किसी प्रकार का प्रतिरक्षी नहीं पाए, एंटीजन ए बी होता है और प्रतिरक्षी प्लाज्मा में नहीं होता है। और इस रुधिर वर्ग वाले मनुष्यों का ए बी और ओ चारों वर्गों का रुधिर जो है इसमें लिया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निमोनिया एक संक्रमण है, किस चीज़ का संक्रमण है? तो ये लंग्स का संक्रमण है। इस वक्त निमोनिया से बचने की ज़रूरत है, ठंडियों में ये हो जाता है। आपको बहुत गाढ़ी कफ वाली खांसी हो सकती है, धड़कन का तेज होना, हृदय की गति धीमी पड़ना, सांस फूलना, ये सारी चीज़ें इसके लक्षण होते हैं। अच्छा, तो निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के बाद, पहली बात तो निमोनिया बैक्टीरिया से होता है। आपको याद करना होगा कौन सी बीमारी जो है बैक्टीरिया से होती है और कौन सी वायरस से होती है। तो ये जीवाणु द्वारा होती है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाली फेफड़ों में एक गंभीर रोग है। इस रोग में लसिका तथा श्लेष्म श्वसनियों और श्वसनिकाओं में, मतलब वही जो है हमारे नाक में जो कचरा आ जाता है वो हमारे क्या हो जाता है, श्वास की जो नली है उसमें इकट्ठा हो जाता है, और इससे जो है गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाता है, और उसका जो है एक तरह से एरिया कम हो जाता है। मान लीजिए पाइप है और इसमें कचरा फंस गया, तो बाकी जो गैस के जाने का रास्ता तो वो कम हो गया ना, और बलगम जमने लगता है। उस वजह से रोगी के कफ और बलगम कणों का श्वास के साथ प्रवेश करने से इस रोग का संक्रमण हो जाता है, और ये स्टार्ट होता है 1 से 3 दिन में। अचानक हमें क्या देखने मिलेगा कि शरीर ठंडा हो जाएगा, छाती में दर्द होगा, भूरे श्लेष्म थूक के साथ खांसी, मतलब खांसी के साथ साथ बलगम आएगा, शरीर के तापमान में बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा, जुकाम होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी। ये सब इसके एकदम प्राइमरी लक्षण होते हैं, जो हमको लगता है नॉर्मल जुकाम है, पर हमें अगर ऐसा सीरियस देखने मिलता है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, और यह इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है? तो दर्पण अवतल प्रकार का है, अगर वो सामने खड़ा है और उसको अपने से बड़ा प्रतिबिंब उसका दिखता है तो, ठीक है। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर, मतलब अंदर की ओर गहरा रहता है, ठीक है, दबा होता है, और इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब जो है यदि वक्रता केंद्र या मुख्य फोकस के बीच में हो, इसके बीच में हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है।
यानी कि इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, उत्तल दर्पण से बनेगा। ये एक याद रखिएगा तो दूसरा ऑप्शन हमेशा आपका क्लियर रहेगा कि उत्तल से कैसा बनता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति उत्पन्न करता है, क्यों? पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकसित कर लेता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित, ऑब्वियस सी बात है। पसीना सूखता है और वो वाष्पित हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है हाँ हम ठंडा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पसीना जो है तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। किसी क्वथनांक पर द्रव लिक्विड से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा की मात्रा को उस लिक्विड की हम क्या बोलते हैं, वाष्पन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसी कारण जो है पसीने से तर व्यक्ति को यदि पंखे की हवा लगती है तो शरीर की वाष्पन मतलब वेपराइज जो उसका पसीना है शरीर पे, वो वेपराइज जो कि इन्वायरमेंट में निकल गया, उसका शरीर सूख गया तो उसको अच्छा लगता है। और जब हवा चलता है तो हवा से और चीज जल्दी सूख जाता है, सीधी सी बात। रात के समय खुले आकाश के तारों के टिमटिमाने को किस प्रकार समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन है, ध्रुवीकरण है, व्यतिकरण है, क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रात में जो है परिवर्तन के ताप जब टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व तो बदलता रहता है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसी कारण टिमटिमाते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं और उनसे आने वाले प्रकाश लगातार अपवर्तित होते रहते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम है जो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। देखिए, संलयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आपको पता है कि सूर्य में भी क्या होता है, आपकी एनर्जी लगातार रहती है, पर वो कंट्रोल फॉर्म में है। बट जो हाइड्रोजन बम में जो प्रक्रिया होती है, वो एक बार जब स्टार्ट होती है उसके बाद वो अनियंत्रित रूप से वो उसमें चीज़ें होती हैं और फ्यूजन की प्रक्रिया के आधार पे ये चीज़ें होती हैं और लगातार बम्बार्डमेंट होती रहती है। इसमें भारी हाइड्रोजन नाभिक का संलयन होता है और हाइड्रोजन बम की केंद्रीय क्रोड के रूप में उसमें जो हमारा यूरेनियम या फिर प्लेटिनम के विखंडन बम के रूप में प्रयोग होता है। ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कुछ यूरेनियम प्लेटिनम ये सब जो है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, जो प्रकृति में खुद ही विघटित हो जाए, विखंडित हो जाए, वो ये इसके कोर में रहते हैं, मतलब सेंटर में रहते हैं, जिसके चारों ओर संलयन पदार्थ होते हैं, तथा इसके चारों ओर भी यूरेनियम उपस्थित रहता है। यह जब केंद्रीय भाग में विस्फोट होता है तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर उत्पन्न होता है और चारों ओर उपस्थित हाइड्रोजन नाभिक का संलयन शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब चारों ओर जितने भी हाइड्रोजन नाभिक होंगे वो क्या होंगे, फ्यूज होने लगेंगे और लगातार बम्बार्डमेंट होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, या उच्च तापमान के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, या कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, या निम्न दाब है मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर है, या फिर हाई टेम्परेचर है लो टेम्परेचर है? इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि हाई प्रेशर के कारण पानी कम ही टेम्परेचर पे उबलने लगता है, तो दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, गैस बाहर निकल नहीं पाता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर कुकर में जो है वायुमंडलीय दाब से बहुत ज़्यादा, जो हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेशर रहता है उससे ज़्यादा प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसी कारण जल क्या है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब जल को जितना नॉर्मल पे उबलना चाहिए उससे कम पर ही वो उबलने लगता है। ठीक है, इससे कुकर को दी जाने वाली संपूर्ण ऊष्मा को का प्रयोग हम जो है खाने में कर पाते हैं, खाना पकाने में कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा? तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि हम खोल देते हैं कुछ देर के लिए तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर अपने अंदर की जो हीट है उसको निकालता है तथा बाहर वातावरण की वायु को निष्कासित करता है। इसी प्रकार बाहरी वायु गर्म हो जाती है और ऐसा करने के लिए हमारा जो रेफ्रिजरेटर है यानी जो फ्रिज है उसको विद्युत मोटर द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा दे एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है, ताकि वायु को निष्कासित करके ऊष्मा मोटर द्वारा दी गई ऊर्जा तथा प्रशीतक के अंदर मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर से हटाई गई ऊष्मा के योग के बराबर होती है। इसलिए दरवाज़ा खुले रहने पे क्या होता है, फ्रिज के अंदर और अंदर का अंतर समाप्त हो जाता है,
मतलब क्या होगा, फ्रिज अपना टेम्परेचर बैलेंस कर लेगा, अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा हीट है उसको बाहर निकाल देगा, तो उसको बाहर के इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट का जो हीट जो है बैलेंस हो जाता है, और कमरा अधिक गर्म हो जाएगा। कमरा तो नॉर्मल था, जब हम दरवाज़ा खोलेंगे तो कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और फ्रिज नॉर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी जो है फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकल जाएगा, या फिर कुछ नहीं होगा। तो देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, और जब पूरा बर्फ पिघल भी जाएगा तभी भी जल स्तर नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ का घनत्व है वो पानी से कम होता है। वैसे ही बर्फ़ की जो मात्रा का जो आयतन है वो पानी की तुलना में बहुत अधिक होता है, और एक बार पानी के समान द्रव्यमान की बर्फ़ पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाती है, और बर्फ़ के रूप में पानी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब हमको लग रहा है इतना बड़ा सा बर्फ़ है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, ऐसा नहीं है। वो पानी की मात्रा कम ही रहती है, बर्फ़ वो बड़ा रहता है, उस वजह से चीज़ें ऐसी होती हैं। और जब वो पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या है, नीचे आ जाएगा, जिसके कारण जल का स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, मतलब जितना स्पेस वो लिया वो स्पेस नीचे आ जाएगा, तो जो वो पिघलेगा वो उसको कवर कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, ये सुमेलित करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं। वोल्टामीटर विभवांतर के लिए, एमीटर विद्युत धारा के लिए, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल के लिए, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध के लिए। बिल्कुल नहीं। गैल्वेनोमीटर से हम छोटे विद्युत जो परिपथ होते हैं उसमें विद्युत धारा की दिशा और मात्रा को ज्ञात करते हैं। वोल्ट मीटर से हम विभवांतर ज्ञात करते हैं, एमीटर से विद्युत धारा, और पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, ठीक है, एक हमारे पास गेंद है रबर वाली जो कॉस्को वाली खेलते हैं हम बैट बॉल में, एक लकड़ी का गेंद ले रहे हैं, और एक हम क्या ले रहे हैं, पंख ले रहे हैं। ठीक है, यदि हम इसको एक समान ऊंचाई से गिराते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले पंख गिरेगा, सबसे पहले रबर की गेंद गिरेगी, सबसे पहले लकड़ी की गेंद, या तीनों एक ही साथ पहुंच जाएंगी। देखिए, तीनों एक ही साथ ज़मीन पर पहुंचेंगी, क्योंकि निर्वात में जब हम समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ हम गिरा रहे हैं चीज़ों को, तो एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद का गुरुत्वीय त्वरण समान है। चूँकि इनमें निर्वात में उनको रखा गया, मतलब वहाँ वायु नहीं है, तो उसमें वायु प्रतिरोध और उत्प्लावन नहीं होगा, और सबको एक गति से जो है गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित करेगा और वो गिरेगा। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर, मतलब कभी कभी हाथ में साबुन लेकर के उसको पानी से भिगा करके और फिर हाथ ऐसे रगड़िए, उसके बाद से बुलबुला जो बनता है उसमें आप कभी कभी देखेंगे कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब ये दिन आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है, क्योंकि हम जेनुअनली ऐसे दिन रात कभी भी देख सकते हैं, पर हमें ऐसा क्यों दिखता है, नहीं सॉरी, दिन में ही देखेंगे ऐसा क्यों दिखता है। देखिए, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग का दिखता है, और यह घटना प्रकाश की व्यतिकरण होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों पृष्ठों से परावर्तन के पश्चात परावर्तित प्रकाश में व्यतिकरण होता है, और जिससे साबुन की फिल्म पर सुंदर रंग दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। हाँ सही है, क्योंकि हमारे नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है। परमाणु या नाभिक की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। समान तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सिलिका, राख, जिप्सम, चूना पत्थर। तो इसमें से एक्चुअली चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, फिर आपका सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी के सभी सीमेंट के मुख्य घटक हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा पर एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु समस्थानिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, वह ताप बिंदु, वह टेम्परेचर पॉइंट जिस पर ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं त्रिक बिंदु। ठीक है,
त्रिक बिंदु वह टेम्परेचर है जहाँ पे जल अपने तीनों फॉर्म में विद्यमान रह सकता है, बर्फ, पानी और जलवाष्प। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण ओर कौन सा है? तो बॉक्साइट है, Al2O3 2H2O इसका जो है फॉर्मूला होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ओर होते हैं। और आपको पता होगा कि मेटल्स जो है फ्री फॉर्म में आपको नेचर में कभी नहीं मिलेंगे, तो वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। फिर हमको इनको क्या करना होता है, बहुत सारे प्रक्रियाओं से शुद्ध कर करके है, छान करके है, हम अलग प्राप्त करते हैं उस मेटल को, जो भी हम इच्छित मेटल हम जिसको चाहते हैं, एल्युमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, कुछ भी हो। तो ये जिस फॉर्म में पाए जाते हैं प्रकृति में उसको हम बोलते हैं अयस्क। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप। इसके अलावा क्रायोलाइट जो है क्या है, ये Na3Al है। फिर काओलिनाइट है, Al2H का होल 4 टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा Sl2O5। ये Sl नहीं होना चाहिए, Si होना चाहिए, यहाँ शायद मिस्टेक लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा इसको, आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ। अलग क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो ये तो हमको पता ही है, क्षारीय विलयन। अगर हम 1 से लेके 7 तक देखें तो इसके बीच में जिसका पीएच आता है वो अम्लीय होता है, इसके बाद जो आता है वो क्षारीय होता है, और जो 7 आता है वो उदासीन होता है। ठीक, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं साइंस के। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगी हो। अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे, और प्लीज़ लाइक बटन भी हिट कर देंगे, जिससे मुझे पता चले कि आपको सच में चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं। पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।